हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं राकेश सिंह जायसवाल आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कैरियर क्लासेस सिविल लाइंस गोरखपुर में। मित्रों, मैं आप लोगों के समक्ष आज हम प्रस्तुत करने चल रहे हैं ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख, संयुक्त अधिवेशन को हम लोग राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के नाम से जानते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के नाम से जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, कहां बुलाया जाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, इन सब बातों को हम लोग पढ़ेंगे। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था केवल उसी शासन प्रणाली में की गई है जिसमें संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई। जिस देश में, वहीं पर संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। एक तो भारत में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था भारतीय संसद में ही होगा। राज्य विधानमंडलों में संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है, यह याद रखिएगा। संयुक्त अधिवेशन न राज्यसभा में होगा न लोकसभा में होगा। उन दोनों से अलग केंद्रीय विधान सभा में होगा, सेंट्रल असेंबली में होगा, जहां भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। वहां पर ज्वाइंट सेशन किया जाता है। अब सवाल यह उठता है, ज्वाइंट सेशन बुलाता कौन है? संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति क्यों बुलाएगा? तो राष्ट्रपति इसलिए बुलाएगा क्योंकि अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख है और संसद के गठन में लोकसभा राज्यसभा के साथ ही साथ वह राष्ट्रपति अभिन्न अंग है। और चूंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है, संसद के द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून तभी बनेगा जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। इसलिए राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि जब संसद के दोनों सदनों में विधेयक को लेकर के गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो स्पीकर के द्वारा महामहिम को सूचना दी जाएगी कि इस मसले पर दोनों सदनों में विवाद हो गया है, संवैधानिक विवाद, गतिरोध कायम हो गया है। उसका समाधान करने के लिए महामहिम एक अंतिम विकल्प है संयुक्त अधिवेशन। तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत आदेश जारी करेगा ज्वाइंट सेशन का। क्लियर हो गया? अब आगे सुनिए। संयुक्त अधिवेशन किन परिस्थितियों में होगा, किस विधेयक पर होगा? तो जरा गौर करिएगा। संयुक्त अधिवेशन केवल सामान्य विधेयक पर होता है या साधारण विधेयक पर होता है। संशोधन विधेयक पर यह लागू नहीं होता है, धन विधेयक पर यह लागू नहीं होता है। केवल और केवल सामान्य विधेयक पर ही यह लागू होता है। क्लियर? अब आगे सुनिए। संयुक्त अधिवेशन सामान्य विधेयक पर कब लागू होगा? जब सामान्य विधेयक को लेकर एक सदन ने विधेयक पास कर दिया, दूसरे ने पास नहीं किया। एक तो बात ये। दूसरी बात, एक सदन ने विधेयक को पारित कर दिया, दूसरे सदन ने कुछ भी नहीं कहा और उस विधेयक को अपने पास 6 महीने तक रोके रखा, तो होगा। और तीसरा, एक सामान्य विधेयक को एक सदन ने पारित कर दिया,
दूसरे सदन के पास गया, उसने उसमें संशोधन कर दिया, और फिर प्रथम सदन ने जो पहली बार पारित किया था उस संशोधन को एक्सेप्ट नहीं किया। तो यह वह परिस्थितियां हैं, इन्हीं परिस्थितियों में कहते हैं संवैधानिक विवाद का होना, गतिरोध का होना, तब जाकर के ज्वाइंट सेशन होगा। अगर दोनों सदनों में सामान्य विधेयक को लेकर के इस प्रकार का गतिरोध उत्पन्न होता है तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से मुक्त होगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दायरे से मुक्त होगा। यह ना समझिएगा कि हम सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील कर दे तो निर्णय होगा, जी नहीं। सदन के अंदर सदन की शक्तियों के तहत जो भी कार्य होगा वहां पर सिर्फ संसद ही संप्रभु है। नेक्स्ट, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा कौन? तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर। आप कहेंगे सर यदि वह अनुपस्थित है तो लोकसभा का वाइस स्पीकर यानी उपाध्यक्ष करेगा। अगर आप कहते सर वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और आप कहें सर अगर वो भी अनुपस्थित है तो लोकसभा और राज्यसभा का जब गठन होता है तब राष्ट्रपति दोनों सदनों के अलग अलग वरिष्ठ सदस्यों का एक कमेटी चुनता है। उस कमेटी में दोनों सदनों के 7 मेंबर उस कमेटी में शामिल होते हैं। यह कमेटी इसलिए बनाई जाती है कि कभी ऐसी नौबत आ गई ज्वाइंट सेशन की और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता स्पीकर न कर पाए, किन्हीं कारण से वाइस स्पीकर न कर पावे, राज्यसभा के उपसभापति न कर पावे, तब इस कमेटी में से कोई भी एक मेंबर संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। फिर आपका प्रश्न होगा सर वाइस प्रेसिडेंट क्यों नहीं अध्यक्षता कर सकता है? तो उसको यह अधिकार नहीं दिया गया है क्योंकि वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता है, क्योंकि वह संसद का सदस्य नहीं होता है। वह तो चूंकि राज्यसभा का पदेन सभापति है, एक्स ऑफिसियो है, इसलिए उसको इस अधिकार से वंचित रखा गया है। इसलिए उपसभापति को अध्यक्षता करने का अधिकार है, किंतु वह उसी दशा में अध्यक्षता करेगा जब लोकसभा का स्पीकर और वाइस स्पीकर अनुपस्थित है, तो अन्यथा नहीं। क्योंकि वाइस जो उपसभापति है राज्यसभा का वह राज्यसभा का सदस्य है, और राज्यसभा चूंकि संयुक्त अधिवेशन का बराबर का जिम्मेदार और जवाबदेह सदन है, इसलिए उस सदस्य को अपने आप ही अधिकार मिल जाता है उपसभापति होने के नाते। अब फिर सवाल ये उठता है अब तक अपने देश में कितनी बार ज्वाइंट सेशन हुआ? तो दोस्तों 3 बार हुआ। सबसे पहले ज्वाइंट सेशन हुआ था 1961 वर्ष 1961 डाउरी बिल दहेज विधेयक पर। दूसरा ज्वाइंट सेशन हुआ था संयुक्त अधिवेशन 1978 बैंकिंग विधेयक पर। और तीसरा ज्वाइंट सेशन हुआ था 2002 वर्ष 2002 पोटा आतंकवादी निरोधक कानून पर। ये 3 ज्वाइंट सेशन हुए हैं। तो जब प्रथम हुआ था 1961 में तो नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। 1978 में जब हुआ तो जनता पार्टी यानी मोरारजी देसाई की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे। और 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। और एक और विशेष बात, अटल बिहारी वाजपेयी एकमात्र ऐसे भारत के नेता या संसद के सदस्य जो तीनों संयुक्त अधिवेशनों में किसी न किसी सदन के सदस्य के रूप में उपस्थित रहे हैं। यह बड़ी रोचक जानकारी होगी आपके लिए। और एक और नई बात, संयुक्त अधिवेशन का निर्णय बहुमत के आधार पर होगा, मेजोरिटी के आधार पर। और संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा जब वह सामान्य बहुमत से पारित हो। क्लियर? तो इस आधार पर यह पहले से तय है कि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या से दोगुनी से ज्यादा है तो जीतेगा तो लोकसभा ही। लेकिन मित्रों, यहां सवाल जीत हार का नहीं है, यहां सवाल है संवैधानिकता का, यहां सवाल है दोनों के हाउस के सम्मान का। और यहां व्यवस्था है कि राज्यसभा को इस आधार पर
निगलेक्ट कर दिया जाए किसकी सदस्य संख्या कम है या राज्यसभा है और लोकसभा जनता का सदन है, सर्वाधिक संख्या है तो उसकी बहुमत की बात को मान लिया जाए, तो यह गलत बात होगा। लोकतंत्र में सिर्फ बहुमत की ही आवाज सही नहीं है। लोकतंत्र में सत्य को जानने के लिए सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। हार जीत तो होते ही रहते हैं जिंदगी में, लेकिन अगर किसी को अपना मत रखने से, अपना विचार रखने से अगर मना कर देते हैं तो यह अन्याय माना जाएगा। इसलिए यह ज्वाइंट सेशन का व्यवस्था किया गया है। और एक बात और, जब जब ज्वाइंट सेशन होता है तो आम जनता का ध्यान उस मामले पर चला जाता है कि कौन सा वह विधेयक है, क्यों दोनों सदनों में टकराहट हो रही है। इसी बहाने हम लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय होकर के उस पर ध्यान देते हैं, तो हम लोगों का भी संवैधानिक समझ बढ़ता है। और जब जनता का ध्यान जाएगा तो जनता भी तय करेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह भी एक बड़ी अच्छी बात है। तो ये था ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन से प्रायः देखा गया है कि एक प्रश्न जरूर आते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, राज्यों में ज्वाइंट सेशन की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत से राज्यों में विधानमंडल में एक सदन ही है। केवल भारत के 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर विधानमंडल द्विसदनी है, बाकी तो एक ही है, इसलिए व्यवस्था वहां पर नहीं रखा गया। थैंक यू मित्रों, ये था ज्वाइंट सेशन। मैंने आपको पढ़ाया, आपको बतलाया, और यदि यह कंटेंट, यह मेरा विचार आपको अच्छा लगता है तो जरूर हमें सब्सक्राइब करें। अब जरा ज्वाइंट सेशन पर आए हुए प्रश्नों को हम लोग समझें और जानें। मित्रों, प्रश्न प्रायः आता है, भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? लिखिएगा अनुच्छेद 108। प्रश्न ये भी आता है, ज्वाइंट सेशन किस विधेयक पर होता है? तो सामान्य या साधारण विधेयक पर होता है। किस विधेयक पर नहीं होता है? धन और संशोधन विधेयक पर यह नहीं किया जाता है। दूसरी बात, क्या विधानमंडलों को ज्वाइंट सेशन बुलाने का अधिकार है? उत्तर है नहीं। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ज्वाइंट सेशन किस सदन में होगा? उत्तर लिखिएगा, न लोकसभा न राज्यसभा, बल्कि यह सेंट्रल हॉल में होता है जहां पर संविधान की रचना हुई। फिर प्रश्न आता है, अब तक भारत में कुल कितनी बार ज्वाइंट सेशन हुआ? तो 3 बार। 1961 दहेज विधेयक, 1978 बैंकिंग विधेयक, 2002 कोटा विधेयक। फिर सवाल ये भी आता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, उसकी अनुपस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति। यदि तीनों न हो तो लोकसभा राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्यों की कमेटी में से कोई एक। फिर प्रश्न आता है, क्या संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है या राज्यसभा का सभापति करता है? उत्तर नहीं, तो नहीं कर सकता है। संयुक्त अधिवेशन को लेकर के क्या सुप्रीम कोर्ट में हम रिट अपील कर सकते हैं? उत्तर है कतई नहीं, क्योंकि यह सदन के अंदर का मामला है, इसलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर संसदीय सर्वोच्चता और संप्रभुता को निर्धारित किया गया है। फिर सवाल उठता है कि संयुक्त अधिवेशन किन परिस्थितियों में आता है? तो बस बहुत क्लियर सा उत्तर है कि जब किसी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में टकराव हो जाए, विवाद हो जाए, गतिरोध हो जाए, या एक सदन ने पारित कर दिया, दूसरे ने खारिज कर दिया, या एक सदन ने पारित किया, दूसरे ने उस विधेयक को न एक्सेप्ट किया, न लौटाया, न खारिज किया, 6 महीने तक अपने पास रोक लिया, तो 6 महीने तक रोकने का अधिकार है, तो ज्वाइंट सेशन हो जाएगा। या एक सदन ने विधेयक पारित कर दिया, दूसरे ने उसमें अनेकों संशोधन कर दिए और फिर प्रथम वाले ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, तो संयुक्त अधिवेशन होगा। तो ये है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्थाएं जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। थैंक यू। और आप लोग हमें जरूर सब्सक्राइब करें